ओके, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्या 2.2.3 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि वो एटम के बारे में उसकी क्या राय थी, मतलब एटम को क्या बताना चाह रहा था, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें जो जितने भी कण होते हैं उनका बिहेवियर क्या है, उन सब के बारे में बताया। ठीक है, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले उसका परिचय पढ़ेंगे, जो परमाणु मॉडल बताया था उसके बारे में जो बेसिक परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब उस परमाणु मॉडल में क्या क्या बताया था। फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसका एक प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, जिसका स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य बिंदु, उसके मेन पॉइंट क्या थे। ठीक है, जो परमाणु मॉडल में उसके जो मेन पॉइंट थे जिसके बारे में उसने बताया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसकी कमियां, मतलब जो आज हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग जो परमाणु मॉडल पढ़ते हैं वो रदरफोर्ड के सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ कुछ गलतियां, मतलब कुछ गलतियां नहीं बोलेंगे, उसको बताया नहीं था, जिसके बारे में बताया नहीं था उसको उसकी कमियां निकाल देंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के परिचय से। तो आज जो हम लोग परमाणु, अगर इसकी परिचय की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली देखते हैं कि जो परमाणु मॉडल है, आज के परमाणु मॉडल में क्या देखते हैं आज हम लोग, एक क्या रहता है, सेंटर रहता है, नाभिक। ठीक है, नाभिक में क्या रहता है, एक पॉजिटिव रहता है और एक न्यूट्रॉन भी रहता है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने ये अपना जितना भी चीज बताया था, ये जितने भी चीज पढ़ने वाले हैं, उतना टाइम न्यूट्रॉन के बारे में कोई खोज हुई नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ न्यूट्रॉन जैसे कोई चीज थी ही नहीं। कंटिन्यू करेंगे हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव से, मतलब रदरफोर्ड, जब रदरफोर्ड का मॉडल आया तब केवल और केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही खोज हुई थी। तो यहाँ पास उसी के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूट्रॉन जैसा कोई चीज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पास एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, और इसके आउटर, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या होता है, कक्ष होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करती है। यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पास जो दिखाई दे रहा है ये वाला, अभी भी हम लोग यही पढ़ते हैं, यही चीज पढ़ते हैं ना, बस इसमें कुछ चीजें चेंजेस है। जो कमियां के बारे में है वो मैं पहले से बता देता हूँ, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं और बाद में पहले जो पढ़ रहे थे रदरफोर्ड के टाइम, वो क्या चीज अंतर है उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि केंद्र पर अभी हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि रदरफोर्ड के टाइम न्यूट्रॉन जैसा कोई चीज का आविष्कार हुआ ही नहीं था, मतलब उसके बारे में खोज हुई ही नहीं थी, डिस्कवरी हुई नहीं थी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या, यहां पास जो कक्ष है, इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में होना चाहिए, किसमें पहले भरना चाहिए, इसके बारे में भी नहीं बताया था। ना ही उस इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में भी नहीं बताया था। लेकिन जो भी बताया था पूरा सही बताया था, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसका बेसिक परिचय यही कहता है कि हम लोग जो आज के दिन में आधुनिक समय में परमाणु मॉडल पढ़ते हैं और रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ चीजें नहीं हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट है वो रदरफोर्ड से आया है। इसीलिए रदरफोर्ड को इस क्षेत्र में बहुत सारा ख्याति प्राप्त हुई थी, मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये उसका बेसिक परिचय हो गया। ठीक है, जिसको मैं लिख के नहीं बताया, सिंपली बता दिया कि इसके बारे में होता क्या है करके। जब हम लोग इसको पूरा डीप में स्टडी करेंगे तो आप खुद से परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिचय में एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, इसके प्रयोग के बारे में। प्रयोग क्या किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन, जिसके थ्रू, ये वाला प्रकीर्णन के थ्रू जे थॉमसन को गलत साबित किया था। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि जो परमाणु होता है वो एक धन आवेशित गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। उस चीज को इसके थ्रू गलत साबित किया था, किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये हो गया उसका बेसिक परिचय। कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्या, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यहां पास कुछ पॉइंट लिख दिया हूं, जिसका पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो इसके परमाणु मॉडल पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन गलत भी तो नहीं है। ठीक है, यहां पास पूर्ण रूप से सही नहीं दिखाई देता है। क्या क्या गलत दिखाई देती है, पहला, न्यूट्रॉन जैसे कोई चीज नहीं थी। दूसरा,
इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में क्लॉकवाइज घूमने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाली, इसके बारे में भी नहीं बताया था। ना ही इसकी स्पीड वेलोसिटी के बारे में कुछ चीज बताया गया था। ठीक है, तो बताया क्या था, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे कक्षक में, ये तो बताया था ना। तो ये बात सही होती है कि नहीं होती है, तो पूर्ण गलत नहीं है। यहां पास प्रोटॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन कहां पास होता है, केंद्र में होता है। इससे पहले किसको सच मान रहे थे, रदरफोर्ड ने जब परमाणु का मॉडल नहीं दिया था, इससे पहले हम लोग किसको सच मान रहे थे, जे थॉमसन को सच मान रहे थे। और जे थॉमसन ने तो धन आवेशित कण को पूरा गोला में फैला दिया था, धन आवेशित गोला ही बोल दिया था। ठीक है, तो उस चीज को गलत साबित किया। तो यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो पूर्ण रूप से गलत नहीं है, जो आधुनिक समय में पढ़ते हैं वो। ठीक है, ना ही अब कुछ पॉइंट पे गलत है जिसके बारे में डिस्कस किए हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, जो परमाणु मॉडल है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, किंतु पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट बोलता है, यह परमाणु मॉडल आधुनिक परमाणु संरचना की नींव है। जो अभी आधुनिक में हम लोग संरचना पढ़ते हैं, उसका बेस क्या था, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। आधुनिक नियम में, आधुनिक परमाणु मॉडल में जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, वो स्टार्ट कहां से हुआ था, रदरफोर्ड से हुआ था। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो बताया था उसी को हम लोग थोड़ा डीप में जाके स्टडी किए, वैज्ञानिक डीप में जाके स्टडी की, उसके बारे में इसी को न्यू यानी बेस मान करके आधुनिक परमाणु मॉडल तैयार किया। तो अगर रदरफोर्ड ने ये बारे में, इसके बारे में नहीं बताया होता कि सेंटर में प्रोटॉन होती है और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घूमती है, अगर नहीं बताया होता तो शायद ही हम लोग आज आधुनिक मॉडल पढ़ रहे होते, परमाणु मॉडल पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी इसकी क्या बोल सकते हैं, प्राप्ति बोल सकते हैं। ठीक है, जो इसने प्रोटॉन सेंटर में है बताया, इलेक्ट्रॉन कक्षक में घूम रही है। और इसने एक चीज क्या बताया, परमाणु, ये परमाणु होती है, उसमें मैक्सिमम पार्ट खाली होता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम पार्ट देखो, ये पूरा मैक्सिमम पार्ट है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन ही होती है, और इलेक्ट्रॉन का आकार बोलेंगे तो छोटा होता है, और प्रोटॉन वगैरह का आकार छोटा रहता है, वो तो पूरा केंद्र में सीमित हो जाती है। तो इसका मैक्सिमम भाग जो रहता है वो खाली रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो प्रयोग था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन दिया, जो किसको गलत साबित किया, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को गलत साबित किया था। ठीक है, नहीं तो आज हम लोग जे थॉमसन के, अगर गलत साबित नहीं करता तो आज हम लोग जे थॉमसन के परमाणु मॉडल पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। ये तो उसका बेसिक हो गया परमाणु मॉडल के बारे में 3 पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रदरफोर्ड के परमाणु अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो ये दिखाई दे रहे हैं यहां पर। टॉपिक मैं लिख देता हूं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, अब यहां पर जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके बारे में बात करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है, उसमें सेटअप कैसे किया है। ठीक है, तो सेटअप में सबसे पहले एक सोर्स दिखाई दे रहा है, क्या सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स, जहां से अल्फा कण निकल सके। अब यहां पास अल्फा कण निकलने के लिए क्या किया है, इस बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया है। रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय होता है तो वहां से एक रेडिएशन निकलती है, जो किसके फॉर्म में रहता है, अल्फा कणों के फॉर्म में रहता है। और इस अल्फा कणों को आगे ले जाकर, इस नीला कलर का ये लाइन जैसे दिखाई दे रहा है, ये होता है गोल्ड फॉइल, मतलब सोने की एक पतली सी प्लेट होती है, जिसकी चौड़ाई की बात करें तो 0.0002 मीटर होती है, मतलब बहुत पतली सोने की प्लेट होती है। उस पर बौछार कराया है किसको, अल्फा पार्टिकल को, अल्फा कण को। यहां पास मैं लिख देता हूं अल्फा कण। अल्फा कण कहां से आया, अल्फा कण आया है अल्फा सोर्स से। और सोर्स में जनरेट कैसे हुआ, अल्फा कण बना कैसे है, वहां पास रखे थे इसके अंदर हम लोग एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या रखे थे यहां पास, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और रेडियो एक्टिव पदार्थ का जैसे क्षय होना चालू हुआ यहां से, तो अल्फा पार्टिकल यहां पास इकट्ठा हुआ, जिसको हाई स्पीड में बम्बार्ड कराया, बौछार कराया, किस पर, ये वाला गोल्ड फॉइल पर।
अब यहाँ नंबर ऑफ अल्फा कण को एक काउंटेबल अगर नंबर में लें तो लगभग 20,000 के आसपास इसमें बौछार कराए। ठीक है, एक गिनती ले लेते हैं 20,000 के आसपास। अब ये लेने से हमको एक्सपेरिमेंट में जो निष्कर्ष निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो सिंपल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पास से क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ तो होती है जिसका क्षय होने से यहाँ पास से अल्फा कण निकलती है जिसका बौछार हम लोग करते हैं किस पे, गोल्ड फॉइल पे करते हैं। और गोल्ड फॉइल पर करने पर यहां से ये अल्फा पार्टिकल की कुछ यूनिक टाइप का मोशन दिखाई देता है। कुछ पार्टिकल यहां से निकल जाता है और कुछ पार्टिकल पीछे आ जाती है और कुछ पार्टिकल जैसे गया वैसे भी आ जाता है। और टकराता क्या कहाँ है, इसको देखने के लिए क्या यूज किए हैं, देखो किस में टकराए, ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, फ्लोरोसेंट फॉइल। एक टाइप की फॉइल स्क्रीन है जिस पर क्या करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, जिससे वहां पास जहां भी स्ट्राइक होता है वहां पास चमक उठती है। ठीक है, चमक जाता है वहां पास। तो वहां से हमें पता चल जाएगा, किसी भी स्क्रीन में अगर चमक उठे तो ये पता चलेगा वहां पास क्या गया है, अल्फा पार्टिकल टकराई है। ठीक है, तो यहां पास जो रिजल्ट निकलता है, एक बार और एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर लेते हैं। ये जो आउटर वाला ये रेड कलर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। उसके बाद बात करते हैं ये वाला, ये नीली कलर का जो दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल, मतलब सोने की पन्नी, जिसकी चौड़ाई होती है 0.0002 मीटर, उतनी पतली होती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पास जो ब्लैक कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है वो क्या है, स्कैटर्ड पार्टिकल, मतलब जहां पास टकराता है अल्फा पार्टिकल, जहां टकराएगा वो वाला पॉइंट, ये सब है। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहे हैं, यहां पास अल्फा कण। अल्फा कण ये बॉक्स से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये बॉक्स में कहां से आया अल्फा पार्टिकल, इसी को बोलते हैं सोर्स। जहां से आता है उसको बोलते हैं सोर्स, स्रोत, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्रोत। ठीक है, अब ये स्रोत में क्या रखे हैं, अंदर में है एक रेडियो एक्टिव, एक टाइप का रेडियो एक्टिव पदार्थ रखे हैं। जहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय होगा तो वहां से अल्फा कण निकलना चालू हो जाएगा और उसको एकदम प्रॉपर स्ट्राइक कराएंगे, किस पर, इस पर। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि यहां से जो अल्फा कण निकला है उसको डायरेक्ट इसी पर स्ट्राइक कैसे करा दिया, ये तो अल्फा कण इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। तो आपने फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ना है 12th में, जिसको एक आकार होती है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन करके। ठीक है, अगर आप साइक्लोट्रॉन सर्च करते हैं तो आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में बेसिक जानकारी होगी, अगर तो यहां समझ आ जाएगा। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें छोटे पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल को हाई स्पीड से मूव कराकर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे स्ट्राइक कराते हैं, बौछार कराते हैं। तो वैसे ही यहां पास भी हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। जैसे ही अल्फा कण यहां से निकलते हैं, कितने अल्फा कण निकलते हैं, 20,000 अल्फा कण निकलते हैं। तो यहां पास 3 रिजल्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो पहला रिजल्ट क्या है, इसके रिजल्ट को इधर लिख देते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट जो दिखाई दिया, निष्कर्ष जो दिखाई दिया इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, वो क्या था, रिजल्ट क्या आया, पहला रिजल्ट आया कि जो यहां पास 20,000 में से अल्फा कण जो जा रहे हैं उसमें से 99% या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी कहां चला गया, सीधा गोल्ड फॉइल को चीरते हुए आगे निकल गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब ऑलमोस्ट 99%, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे, थोड़े से कम, सभी कहां से, यहां से पार निकल गए और किस पर टकराया, ये स्क्रीन पर टकराया। तो पहला हमारा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल के कण 99% गोल्ड फॉइल से आर पार निकल गया। लिख लेंगे ना पहला पॉइंट। ठीक है, पेन कॉपी हाथ में रखिए, लिखते जाइए। पहले पॉइंट क्या है पहला पॉइंट है हमारा कि यहां पास क्या है, ये गोल्ड फॉइल है जिसमें यहां पास क्या दिखाई दे रहे हैं, अल्फा कण। अल्फा कण जो निकलती है उसमें से 99% गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी को चीरकर सीधा निकल गया और किस पर टकराया, स्क्रीन पर टकराया। तो पहला हमारा ये लिख लिया। दूसरा,
20,000 में से लगभग 30 से 40 के आसपास, केवल 30 से 40 कण की बात करें, ठीक है, 20,000 में से केवल 30 से 40 कण की बात करें, ज्यादा सारा नहीं, एकदम कम, 30 से 40 कण इस गोल्ड फॉइल से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया किसी भी दूसरे एंगल में ऐसे, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या हुआ, 20,000 कण में से, 20,000 अल्फा कण में से 20 से 40 अल्फा कण गोल्ड के यानी सोने की पन्नी से टकराकर अपने दिशा में वापस आ गई। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, केवल एक अल्फा पार्टिकल यहां बीम से, सोर्स से निकलने वाली एक ऐसी अल्फा पार्टिकल मिली जो यहां से गया और सेंटर से टकराकर अपनी दिशा में वापस आ गया, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। कितने में से, 20,000 अल्फा पार्टिकल को टकराए, तो उसमें 99% इस स्क्रीन से टकराए, मतलब पार निकल गया। और जिसमें से 20 से 30, 20,000 में से 20, 30, 40 जो भी बोल सकते हैं, वो रिटर्न आ गया टकरा के, और केवल एक तो अल्फा पार्टिकल यही बीम से निकलकर गोल्ड फॉइल से टकराया और उसी रास्ते में वापस आ गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल पॉइंट है, आपको याद रहना चाहिए, ये 9th में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये आपको हो सके तो आ भी सकता है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम आप बना लेना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो किया ये पूरा तैयार किया है संरचना, उसके बारे में कुछ लाइन लिख लेना, क्या क्या चीजें दिखाई दे रहा है आपको। फिर उसके बाद इसने जो निष्कर्ष निकाले, कौन कौन से निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष निकाले हैं, एक बार और क्लियर करा देता हूं। सोर्स से निकलने वाली लगभग 20,000 अल्फा कण में से 99% सीधा पार निकल गया, ठीक है, सीधा पार निकल गया। और उसमें से 30 से 40, 20, 30, 40 जैसे भी आपकी मर्जी, 20 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 40, एक फिक्स मत लिखना, रेंडमली लिखना, 20 से 30, 30 से 40 ऐसा टाइप का, उतने पार्टिकल टकराया और रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। और केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो गया और अपने ही रास्ते में वापस आ गया, जाने के बाद अपने ही रास्ते में वापस आ गया, केवल एक पार्टिकल, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस चीज को हमने 9th में भी पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य बिंदु, जो मेन पॉइंट था उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं, और उसके बाद बात करेंगे उसकी क्या क्या कमियां थी, ठीक है। चलो तो वो देखते हैं अभी। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्या, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका अगला पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य बिंदु, जो मेन पॉइंट था, मुख्य बिंदु थी, वो क्या क्या थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होते हैं। देखो यहाँ पास 3 पॉइंट है। पहला अति सूक्ष्म, इसके बारे में हम लोग जानते हैं परमाणु बहुत छोटा होता है, दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। उसके बाद क्या, गोलाकार, अभी भी हम लोग जो परमाणु की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो कैसे होती है, गोलाकार होती है, जिसको किसने बताया था, रदरफोर्ड ने ही बताया था। अगला क्या, विद्युत उदासीन। अब विद्युत उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों, मतलब धन आवेशित और ऋण आवेशित कणों का जो मान होता है वो दोनों समान होती है, इसलिए क्या, परमाणु जो होती है वो उदासीन होती है। जिसका अधिकतम भाग रिक्त होता है, देखो अब रिक्त क्यों होता है उसका भी एक रीजन है। यहां पास होती है सेंटर में परमाणु जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम जगह यही पास कवर कर लेता है, और इसमें ऐसे पर्टिकुलर कक्षा में क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन रहती है, जो ज्यादा जगह नहीं घेर पाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पास इसका द्रव्यमान कम रहता है, तो यहाँ बाहर का जो मैक्सिमम एरिया है वो खाली रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र। अब भी बताया मैं, परमाणु में जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है, उस समय की बात कर रहे हैं, कब, जब रदरफोर्ड ने किया था, जब न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही था, जिसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 गुना ज्यादा होता है, ये हमें पता है। तो यहां पास प्रोटॉन अगर सेंटर में है तो द्रव्यमान तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर में है, उसकी तुलना में अंदर का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा।
प्रोटॉन की अगर द्रव्यमान 1836 गुना ज्यादा है तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यही यहां भी लिखा है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर होता है, मतलब मैक्सिमम जो द्रव्यमान होती है, मास होती है, वो रहती है सेंटर पे। और परमाणु के केंद्र को, ये जो केंद्र का नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। क्या नाम दिया गया था? नाभिक, ठीक है। क्या दिया गया था? नाभिक। यहां पास लिखा हुआ है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो ये वाला कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु में ऋण आवेशित धन आवेशित कणों की संख्या समान होती है। ये भी बात कर चुके हैं, जितने धन आवेशित कण यानी प्रोटॉनों की संख्या होती है, उतने ही ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है। अगर दोनों की संख्याएं बराबर है तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या होगा? उदासीन होगा ना। इसको पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। धन आवेशित कण भारी होती है, फिर से वापस आ गया धन आवेशित कण पे। भारी होती है, कितनी गुनी भारी होती है? इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होती है, जो परमाणु के केंद्र में होता है। ये सेम पॉइंट है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गोला पथ पर गति करती है। अब यहां पास वृत्तीय पथ पर ये गोला दिखाई दे रहे हैं, यहां पास गति करती है, ठीक है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब कैसे गति करती है इसके बारे में नहीं बताया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वेलोसिटी वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया। इसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। चलो, इन पथों को इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं, ये जो पथ है इसको बोलते हैं, जो सर्कल सर्कल बन रहा है उसको बोलते हैं कक्षाएं, नाम दिया है कक्ष, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी कमियां की, ठीक है। तो कमियां क्या थी? सबसे पहले कमी थी इलेक्ट्रॉन के कक्षकों का निर्धारण नहीं, मतलब कौन से इलेक्ट्रॉन को किस कक्षक में भरना है उसकी कोई भी व्याख्या नहीं थी, ना ही कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसकी भी कोई व्याख्या नहीं थी, ठीक है। तो यहां पास पहला हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कक्षकों का निर्धारण नहीं किया गया था। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50, ये बात करते हैं। लेकिन यहां पास रदरफोर्ड जब बता रहा था तब ऐसी कोई फिक्स संख्या नहीं थी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरने की व्याख्या, मतलब देखो जैसे यहां पास ये केंद्र है, केंद्र में क्या रहता है? धन आवेशित कण रहता है, और इलेक्ट्रॉन कहां गति करते हैं? यहां पास। अब कोई भी चीज, हम लोग नॉर्मली किसी भी चीज को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। यहां पास रदरफोर्ड ने यह भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो गति कर रही है वो किस वेग से कर रही है, और वेग कर रही है तो कहीं जाके रुकेगी क्या? क्योंकि यहां पास हम लोग देखते हैं किसी भी चीज को फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जाती है। तो यहां पास भी अगर टाइम के साथ कम हो जाता तो ये किधर की ओर गिर जाती है? अगर इसकी वेलोसिटी कम होती तो धीरे 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 अंदर की तरफ जाके सेंटर में गिर जाता। तो इसके बारे में भी कोई व्याख्या नहीं किया गया था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कमियां बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हम लोग का कंप्लीट हो गया क्या? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इसके बाद हम लोग कुछ इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे समस्थानिक, समभारिक, या फिर परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक होता है, सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा बोर का परमाणु मॉडल के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो।